Hello guys, welcome to Flamboyant Law. So in today's session we'll study chapter 31 और chapter 32 के जो भी important provisions हैं वो तो let's begin. Appeal chapter 31 क्या बोलता है? Appeal. So no appeal to lie unless otherwise provided. No appeal shall lie from any judgment or order of a criminal court. इस संहिता के अकॉर्डिंग ही जो भी अपील है वो होनी चाहिए, उसके अदरवाइज नहीं होनी चाहिए. एंड विक्टिम शैल हैव अ राइट टू प्रिफर एन अपील against any order passed by the court acquitting the accused, convicting for a lesser offense and imposing inadequate compensation. तो विक्टिम के पास हमेशा राइट टू अपील होगा अगर जो भी कोर्ट है उसने कोई भी जजमेंट. अब अपील क्या होता है पहले तो ये समझ लो. अपील मतलब कोई भी अग्राइव्ड पर्सन है अग्राइव्ड पर्सन, तो वो हायर कोर्ट में अपना केस लेके जा सकता है अगर उसे लगता है कि कोर्ट ने उसका सही से जजमेंट नहीं दिया है. तो विक्टिम के पास हमेशा ये राइट होता है कि वो अपना अपील लेके जा सके अगर कोर्ट ने जो भी अक्यूज है उसे एक्विट कर दिया हो, छोड़ दिया हो, या फिर कन्विक्ट कर लिया हो फॉर अ लेसर ऑफेंस, उसे कोई कम पनिशमेंट दे दी हो, या फिर इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन, जो कॉम्पनसेशन बहुत ही कम है, कम लग रहा है अगर विक्टिम को, तो वो जाके हायर कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं. अब अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर. अब कोई भी पर्सन है जो हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड, अब अपन ने पढ़ा था 3136 में कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक बॉन्ड भरवा सकता है फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर किसी भी पर्सन के साथ अगर उसे सस्पिशन भी हो तो किसी पर्सन पे कि ये क्राइम कमिट कर सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो सिक्योरिटी रख के 1 साल का बॉन्ड भरवा सकता है उससे. बट अगर कोई पर्सन को लगता है यार मुझसे क्यों बॉन्ड, मेरे पे क्यों सस्पिशन है, तो वो अग्रीव पर्सन है, राइट, एंड वो इसका अपील कर सकता है. देन और पर्सन हु इज अग्राइव्ड बाय ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, अगर किसी ने पुलिस ऑफिसर ने उसकी श्योरिटी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो या रिजेक्ट कर दी हो, तो फिर तब भी वो अपील कर सकता है. कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये दोनों अपील्स जाएंगी. अब सेक्शन 415 क्या बोलता है? अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन. एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ट्रायल on a trial by held by high court in its extraordinary criminal jurisdiction. extraordinary criminal jurisdiction high court ले सकता है, उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी केस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ले सकता है एंड रिट्स वगैरह इशू कर सकता है. कुछ रेयर केसेस में ही ऐसा होता है, तो उसके पास ऐसी पावर होती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. तो उन केसेस में अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी. ये बोल रहा है बस ये. एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट जो भी ट्रायल लेंगे उसकी अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट के पास जाएगी. या फिर 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट अगर दी गई है हैज़ पास्ड अगेंस्ट हिम और अगेंस्ट एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द सेम ट्रायल. सेम ट्रायल में कोई भी पर्सन के साथ को अक्यूज या अक्यूज के ऊपर अगर 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट दी गई है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील करेंगे, या फिर अगर किसी का भी ट्रायल हो रहा है सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन जज के अंडर जिसका भी ट्रायल हो रहा है, तो वो भी हाई कोर्ट में ही अपील करेंगे क्योंकि सेशन कोर्ट के बाद तो हाई कोर्ट ही आता है. तो हाई कोर्ट के पास कौन अपील करेगा? 7 साल से ज़्यादा जिसको अगर पनिशमेंट दी गई हो, 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट दी गई हो, या फिर एडिशनल सेशन जज या सेशन जज के पास उसका केस हो,
तब वो हाई कोर्ट के पास अपील कर सकता है। अंडरस्टूड? मूविंग फॉरवर्ड, कन्विक्टेड ऑन ट्रायल। अब कोई भी कोर्ट जो ट्रायल कौन ले रहा है, अब कन्विक्टेड पर्सन का, कन्विक्टेड अगर हुआ है वो और उसका ट्रायल ले रहा है JMFC, JMSC या फिर 364 के अंडर CJM, तो वो ट्रायल कहाँ जा सकता है, उसकी अपील कहाँ जा सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी। या फिर उसको गुड कंडक्ट के लिए छोड़ दिया गया हो तो तब भी बाय एनी मजिस्ट्रेट, तो तब भी उसकी कोर्ट ऑफ सेशन के पास उसका अपील जाएगा। अब कोई भी अपील, क्लॉज 4 क्या बोल रहा है, कोई भी अपील जो कि रेप की हो, रेप के ऑफेंसेस से रिलेटेड हो, तो इट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 मंथ्स। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? 415। इट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील। फॉर द स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल के लिए ऐसे सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसमें टाइम बाउंड रहता है। देन नो अपील, 416 क्या बोलता है कि नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज प्लीड्स गिल्टी। When accused has pleaded guilty and has been convicted on such plea, there shall be no appeal. ऐसा क्यों? अपन ने देखा था अक्यूज का प्लीड गिल्टी करता है, ट्रायल से पहले करता है वो प्लीड गिल्टी, ताकि उसकी जो भी पनिशमेंट है वो कम कर दी जाए। तब उसने खुद ही एक्सेप्ट कर दिया, उसका प्लीड गिल्टी होने का मतलब उसने खुद ही एक्सेप्ट कर दिया है कि हाँ मैंने ऑफेंस किया है। तो अब वो उसने खुद ने ही अगर ये एक्सेप्ट कर लिया है तो ही हैज़ नो राइट टू अपील। उसे कोई भी अगर कन्विक्शन देगी कोर्ट तो ही शुड एक्सेप्ट इट। If the person is convicted by high court and if the person is convicted by court of session JMFC and JMSC, तो कोई अपील उसे नहीं मिलेगी, राइट टू अपील नहीं मिलेगा। अब 417 क्या बोलता है कि जो भी पेटी केसेस हैं जिसमें छोटी मोटी पनिशमेंट दी गई है, हाई कोर्ट ने अगर कोई पनिशमेंट दी है कि 1000 का फाइन दिया है और इम्प्रिजनमेंट दिया है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months और फाइन ऑफ 1000 नॉट एक्सीडिंग 1000 और बोथ, तो इसके लिए ये पेटी केस में आता है, इसके लिए नो अपील, कोई अपील का राइट नहीं मिलेगा। या कोर्ट ऑफ सेशन ने दिया हो ऐसा सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months या फाइन ऑफ 200 रुपीज़, तो नो अपील, पेटी केस है। फिर JMFC ने कोई ऑर्डर दिया हो फाइन ऑफ 100 रुपीज़, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पेटी केस। अब किसी का समरी ट्रायल हुआ हो और उसमें 200 ही रुपए एज अ फाइन दिया हो, तो वो भी पेटी केस ही कंसीडर होता है। अब बोल रहा है ये सेक्शन कि अगर ये सारे प्रोविजन, ये सारे अगर सेंटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं तब वो अपील कर सकता है। अब ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? अब मान लो उसे हाई कोर्ट ने पनिशमेंट दी कि 3 महीने की आपको जेल है एंड 1000 तक का फाइन है, बट वो पर्सन को वो ये भी बोल देती है कि एक सिक्योरिटी आप हमारे पास रखिए, इस अमाउंट की सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस फॉर 1 year, तो तब वो अपील फाइल कर सकता है। या फिर ऐसा बोल दिया कि आप, उसने मान लो फाइन नहीं पे किया, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन पे उस पर कुछ और फाइन इम्पोज कर दिया, तो तब वो अपील कर सकता है। और जब मल्टीपल फाइन इम्पोज किए हो तब भी वो अपील कर सकता है। अब अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी सेंटेंस,
अगर कोई भी सेंटेंस पास करता है कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट तो स्टेट गवर्नमेंट इन एनी केस ऑफ कन्विक्शन ऑन ट्रायल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोल सकती है कि आप इसकी अपील प्रेजेंट करो ऑन ग्राउंड्स ऑफ इट्स इनएडिक्वेसी, कि सेंटेंस इनएडिक्वेट है। तो अगर कोई भी पनिशमेंट दी जाती है, सेंटेंस दिया जाता है मजिस्ट्रेट के थ्रू, तो अपील कहाँ लाई करेगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट ऑफ सेशन में जाके अपील करेगा फॉर इनएडिक्वेसी ऑफ द सेंटेंस। एंड इफ द ऑर्डर इज पास्ड बाय एनी अदर कोर्ट, मतलब मजिस्ट्रेट, सीजेएम, जेएमएफसी, जेएमएससी, इन कोर्ट के अलावा कोई भी अदर कोर्ट ने अगर सेंटेंस पास किया है कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल सेशन जज ने, तो वो उसकी अपील कहाँ लाए होगी? हाई कोर्ट के पास लाए होगी। अगर कन्विक्शन हुआ गया है इन ऑफेंसेस दैट हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय एजेंसी, अब कुछ ऑफेंसेस एजेंसी को एजेंसी अपॉइंट करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे किन्हीं किसी केसेस पे। तो अंडर सेंट्रल एक्ट में कोई भी अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो कि एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया है, कोई भी ऐसा ऑफेंस है, तो उसका भी कन्विक्शन इसी के थ्रू होगा। When an appeal has been filed against the sentence on the ground of inadequacy, तो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट शैल नॉट इनहैंस द सेंटेंस, वो सेंटेंस इनहैंस नहीं कर सकते एक्सेप्ट जब वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे अक्यूज्ड को हेयर करने की, एंड अक्यूज में ऑल्सो प्लीड फॉर एक्विटल एंड रिडक्शन ऑफ सेंटेंस। अब इसमें भी सेम बात बोली है कि कोई भी रेप से रिलेटेड केस है, देन अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ सच। 415 में भी देखा ये अपन ने और 419 में भी देखा, सॉरी 418 में भी देखा। अब ये जो बात बोली गई है ना, ये एक केस में भी हेल्ड हुई थी। उस केस का नाम है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस महिपाती, माहीपति। ये 1977 का केस है। इसमें ये बोला गया था कि कोई भी पर्सन को, अक्यूज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसे हेयर करने की, तब तक उसका जो भी पनिशमेंट है वो इनहेंस नहीं होना चाहिए, एंड उसके पास पूरा राइट है टू चैलेंज द कन्विक्शन एंड प्लीड फॉर हिज एक्विटल एंड रिडक्शन ऑफ सेंटेंस। तो ऐसा बोला गया था। इससे रिलेटेड एक और केस है, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज वर्सेस कृष्णमूर्ति। 1997 का ये केस है। कहाँ लिखूँ अभी मैं? यहाँ, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ एक्साइज वर्सेस वी कृष्णमूर्ति। मूर्ति 1997 का केस है। इसमें ये हेल्ड हुआ था
कि कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ही राइट टू अपील होगा, कंप्लेनेंट के पास कोई लोकस स्टैंडी नहीं होगा राइट टू अपील के लिए फॉर इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस। कि कोई भी क्राइम होता है किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता है, पूरी स्टेट के अगेंस्ट होता है, एंड ऑल ऑफ दैट। देन मूविंग अहेड, 419 क्या बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर कोई भी ऐसा एक्विटल हो गया है किसी भी पर्सन का, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोल सकता है टू प्रेजेंट एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर एक्विटल पास किया है मजिस्ट्रेट ने, देन स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को टू प्रेजेंट एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन if the order is passed by any court, acquittal order कोई और कोर्ट के तरफ से पास हुआ है अदर देन हाई कोर्ट। तो इसमें ये कुछ बाकी इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। देन सेक्शन 420 बोलता है कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस when the court has on the appeal reversed an order of acquittal of an accused person। अब किसी भी पर्सन का एक्विटल का ऑर्डर हाई कोर्ट ने रिवर्स करके उसको पेनल्टी ऑफ डेथ या फिर 10 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सुना दी हो, तो उसके पास डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अपील करने का राइट होता है। अब सेक्शन 427 पे आ जाओ, पावर ऑफ अपील इन कोर्ट। अभी अपन ने देखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील कर सकता है अंडर सेक्शन 418 एंड 419। अब उसने अपील कर दिया, अब अपीलेंट कोर्ट को ऐसा लगता है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अपील, देन ही शुड डिसमिस द अपील और मे इन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। वो कोई भी एक्विटल का ऑर्डर रिवर्स कर सकता है एंड फर्दर इंक्वायरी बैठा सकता है कि इस अक्यूज के ऊपर कोई भी इंक्वायरी करवा सकता है, फर्दर इंक्वायरी इशू कर सकता है, ये इंक्वायरी करने का ऑर्डर दे सकता है। अक्यूज शैल बी रीट्राइड, अक्यूज का रीट्रायल करने का भी ऑर्डर दे सकता है, या फिर उसे गिल्टी मतलब कन्विक्ट प्रूव कर सकता है, एक्विटल से कन्विक्ट उसे प्रूव कर सकता है। अब कोई भी ऐसी अब कोई भी अपील है जो कि कन्विक्शन की है, फ्रॉम एन कन्विक्शन, ये अपन ने पढ़ा एक्विटल, फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल की कोई अपील थी, अब ये कन्विक्शन की है, तो रिवर्स क्या क्या कर सकता है हाई कोर्ट, रिवर्स कर सकता है, अपीलेंट कोर्ट क्या क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है सच फाइंडिंग, एक्विट कर सकता है, पर्सन को डिस्चार्ज कर सकता है, ऑर्डर रीट्रायल ऑर्डर कर सकता है टू सच सबऑर्डिनेट कोर्ट जो कि कॉम्पिटेंट है, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, ऑल्टर द फाइंडिंग्स, मेंटेन द या फिर सेंटेंस को मेंटेन कर सकता है, ऑल्टर नेचर टू और द एक्सटेंड ऑफ द सेंटेंस, पनिशमेंट्स ऑल्टर कर सकता है। अगर कोई भी अपील है फॉर इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट, इन्हांसमेंट ऑफ सेंटेंस, अपन ने अपील देख ली ऑर्डर की, एक्विटल की, अपन ने अपील देख ली कन्विक्शन की कि कन्विक्शन के लिए अपील हुई हो कि पर्सन कन्विक्ट हो गया हो, देन हम अभी अपील देख रहे हैं फॉर इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट कि अगर ऐसी अपील की गई है कि इसका पनिशमेंट और बढ़ा दीजिए, तो कोर्ट क्या करेगा, अपीलेंट कोर्ट, उसके पास यही सारे राइट होते हैं।
रीट्रायल के लिए बोल सकता है, क्विट कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। ये सारे राइट्स उसके पास होते हैं जो वो ऑर्डर कर सकता है। देन मूविंग अहेड, अब सेक्शन 435 क्या बोलता है? अबेटमेंट ऑफ अपील। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये अबेटमेंट नहीं है, प्रोवोकेशन वाला अबेटमेंट नहीं है, ये अबेटमेंट है, सबसाइड कर देना। अपील को सबसाइड कब कर सकते हैं? अगर अक्यूज की ही डेथ हो गई हो तो अपील सबसाइड हो सकती है। एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ फाइन, मतलब सेंटेंस ऑफ फाइन के अलावा कोई भी अपील होगी, कन्विक्शन की, डेथ पेनल्टी की, कुछ भी, तो अगर अक्यूज ही मर गया है तो फिर क्या फ़ायदा? अगर अपीलेंट की भी डेथ हो गई हो, जो अपील कर रहा है उसकी डेथ हो गई हो, देन ऑल्सो अबेटमेंट हो जाएगा अपील्स का। बट अगर विद इन 30 डेज कोई भी नियर रिलेटिव उस अपीलेंट की मान लो डेथ हुई है और उसके अपीलेंट की डेथ हो गई है, तो उसका कोई भी नियर रिलेटिव विद इन 30 डेज अपीलेंट कोर्ट में अप्लाई कर सकता है टू कंटिन्यू द अपील। अगर कोर्ट ये परमिशन ग्रांट कर देता है तो फिर कंटिन्यूएशन होगा और अपील नहीं अबेट होगी। देन चैप्टर 32, तो सेक्शन 436 किस चीज़ की बात करता है? तो चैप्टर 32 अपना रेफरेंसेस एंड रिवीजन की बात करता है। तो रेफरेंस, रेफरेंस मतलब हाई कोर्ट के पास रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस और रिवीजन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। रेफरेंस जो होता है वो लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट होता है, एंड रिवीजन जो होता है वो हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। रिवीजन मतलब रिव्यू करने की पावर। रेफरेंस क्या होता है? अब ये 436 में दिया गया है कि अगर किसी भी कोर्ट के पास अगर ऐसा कोई केस है जो कि इन्वॉल्व करते हैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर रेज हो रहा है एज टू वैलिडिटी ऑफ एक्ट, कि कोई एक्ट वैलिड है कि नहीं है, कोई ऑर्डिनेंस वैलिड है कि नहीं है, कोई रेगुलेशन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, कि अगर कोर्ट को उसके बारे में नॉलेज नहीं हो, ये नॉलेज हो भी तो हाई कोर्ट ही उस पे उसकी वैलिडिटी प्रूव कर सकता है, तो हाई कोर्ट के पास वो रेफर कर देगा वो केस एज टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। या फिर कोई भी प्रोविजन इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, इसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन रेज हुआ है तो हाई कोर्ट के पास फॉर द रेफरेंस भेज सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। अपने ओपिनियंस और रीजंस केस के साथ नोट डाउन करके, स्टेट करके कि इस रीजन की वजह से ये ऑर्डिनेंस ये क्वेश्चन में है, इसलिए जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है इसके ऊपर कि ये प्रोविजन इनवैलिड है, ये इनऑपरेटिव है, या ये क्वेश्चन में है अभी इस केस में, तो इसलिए वो हाई कोर्ट के ऊपर रेफरेंस दे सकते हैं अपना रीजन स्टेट करके। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर होना बहुत ज़रूरी है फॉर द डिस्पोजल ऑफ केस, या फिर लोअर कोर्ट ऐसा ओपिनियन है कि इस एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, ऐसा डिक्लेयर किया गया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और यही जो प्रोविजन है वो क्वेश्चन में है, तो वो रेफरेंस दे सकता है। देन कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी केस रेफर कर सकता है हाई कोर्ट को
when any law question of law arise in hearing of such case. जब क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ हो उस केस में, देन एनी कोर्ट मेकिंग रेफरेंस। अब कोई भी ऐसी रेफरेंस दिया है और वो पेंडिंग है, हाई कोर्ट डिसीजन हाई कोर्ट का पेंडिंग है, तो तब तक अक्यूज्ड को या तो जेल में रख सकते हैं या बेल पे रिलीज कर सकते हैं। अब 337 क्या बोल रहे हैं? डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। व्हेन अ क्वेश्चन हैज बीन सो रेफर्ड, हाई कोर्ट के डिसीजन आ गया है अब, हाई कोर्ट शैल पास सच ऑर्डर as it thinks fit and shall cause a copy। अब हाई कोर्ट डिसीजन लेगा उस पर, और एक कॉपी उसकी लोअर कोर्ट को, जहाँ जिसने रेफरेंस भेजा था उसको सेंड कर देगा। which shall dispose of case, जो मतलब उस क्वेश्चन जो अराइज हुआ था उसका कंफर्मेशन उन्हें मिल गया है लोअर कोर्ट को, तो वो डिस्पोज ऑफ कर देगा उस केस को। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसकी कॉस्ट, जो ये रेफरेंस भेजने की और ये जो टाइम पीरियड है, फिर जिसमें अक्यूज जेल में रहा, देन उसके बाद रेफरेंस उसने वापस कॉपी भेजी हाई कोर्ट ने, तो इस सब का खर्चा जो हुआ, बीच का प्रोसीडिंग का खर्चा, और ये जो भी टाइम का जो भी ये कॉस्ट कौन उठाएगा प्रोसीडिंग्स का, तो ये हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अब सेक्शन 438 क्या बात करता है? 438 रिवीजन की बात करता है। अभी तक हमने देखा रेफरेंस। रेफरेंस लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट होता है। कोई भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ एज टू एक्ट, ऑर्डिनेंस कोई भी वैलिड है कि इनवैलिड नहीं है, लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट होता है रेफरेंस। देन रिवीजन क्या होता है? रिवीजन पावर होती है सुपीरियर कोर्ट्स की कि वो लोअर कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिसीजन रिव्यू कर सके। ठीक है, तो कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। हाई कोर्ट और एनी सेशन कोर्ट, किसके पास होती है पावर? हाई कोर्ट के पास होती है, सेशन कोर्ट के पास होती है, कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी कोर्ट है तो वो दे में कॉल फॉर एन एग्जामिन रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग। उसकी कोई भी प्रोसीडिंग में बिफोर एनी inferior criminal court situated within its local jurisdiction, उसके रिकॉर्ड्स को मंगवा सकते हैं एग्जामिन करने के लिए। क्या एग्जामिन करने के लिए? कि करेक्ट है कि नहीं है, लीगैलिटी है कि नहीं है, जो भी फाइंडिंग्स है, उसकी सेंटेंस है, ऑर्डर है, रिकॉर्ड जो हुआ है, पास ऑर्डर पास किया है, वो करेक्ट है कि नहीं है, उसकी लीगैलिटी क्या है उस ऑर्डर की, या फिर वो जो लोअर कोर्ट है वो अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड तो नहीं कर रहा, कोई पनिशमेंट हायर तो नहीं दे रहा। अब जब तक ये एग्जामिनेशन पेंडिंग है, जो भी कोर्ट रिवाइज कर रहा है उसके पास ये एग्जामिनेशन पेंडिंग है, तब तक जो अक्यूज है, अगर वो कन्फाइनमेंट में है, देन ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। एंड मीनवाइल court can also give order for execution of any sentence and or any order to be suspended। जो भी मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल, वो किसके इंफीरियर होगा? सेशन कोर्ट के इंफीरियर माना जाएगा। द पावर ऑफ रिविजन कन्फर्ड बाय शैल नॉट बी एक्सरसाइज इन एनी रिलेशन टू एनी इंटरलॉक्यूट इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होता है कि कोई भी, जैसे एंट्रीम ऑर्डर होता है ना, कि
अभी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, पेंडेंसी में ही बीच में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स कोई भी ऑर्डर दे दिया फॉर टेम्पररी रिलीफ, वैसे ही इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होता है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होता है कि कोई भी ऐसा एक ऑर्डर पास कर दिया, अभी प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हुई है, तब बीच में कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने, तो उसके लिए ये नहीं होता है। पावर ऑफ रिवीजन उन ऑर्डर्स, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के लिए नहीं होता है। If an application under this section shall be made by any person either to the High Court, अगर किसी पर्सन ने कोई भी एप्लीकेशन दी हो फॉर रिवीजन टू हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, तो वो दूसरा कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। अगर सेशन कोर्ट में दिए तो हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा उस पर्सन से कोई भी फर्दर एप्लीकेशन। देन ये स्किप कर सकते हैं। हाँ, सेशन जजेस पावर ऑफ रिवीजन। अब सेशन जज का क्या पावर होता है रिवीजन का? वही सारा पावर होता है जो कि हाई कोर्ट का होता है, उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो भी कोर्ट्स आते हैं उनका। वैसे ही सेशन जज का पावर, कोर्ट ऑफ सेशन का पावर होता है कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन में जो भी कोर्ट्स हैं उनके कोई भी केस को रिवीजन के लिए बुला सकते हैं। देन एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज मेड on behalf of any person before session judge। अब कोई भी एप्लीकेशन रिवीजन की अगर सेशन जज के पास दी गई है किसी पर्सन के थ्रू, देन डिसीजन ऑफ सेशन कोर्ट जो भी रहेगा वो फाइनल रहेगा एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी एंटरटेन बाय हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। देन सेम है हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि किसी भी पर्सन, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड, अगर पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा अक्यूज्ड को, तो उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट नहीं दे सकता। या तो उस पर्सन को दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, या एडवोकेट को दिया जाएगा उसके। Nothing in this section shall be deemed to authorize a high court to convert an order of acquittal into one of conviction। तो रिवीजन में हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती है कि वो एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट कर सकता है। अपील में पावर होती है, रिवीजन में पावर नहीं होती है। अब कोई भी ऐसी अपील एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन बनाई गई है, एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने दी गई है, and court is satisfied that such application was made under the erroneous belief and no appeal lies, then for the interest of justice वो उस एप्लीकेशन को पेटिशन ऑफ अपील की तरह डील करेगा। बस यही दिया गया है। बाकी इस चैप्टर में और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं एज सच, बस जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे वो हमने देख लिए ऑलरेडी। एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।